हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्कूल यात्रा पर। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोध का संयोजन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंथ स्टूडेंट के लिए। तो आइए हम जानते हैं कि प्रतिरोध का समूहन या प्रतिरोध का संयोजन होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिरोध का संयोजन आखिर ज़रूरत कहाँ होती है। तो प्रतिरोध का संयोजन करने की ज़रूरत हमें उस जगह पर हो जाती है जब हमें कई विद्युतीय उपकरण में धारा को कंट्रोल करनी होती है। तो उस समय जो है प्रतिरोध का संयोजन करके हम धारा को कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात हुआ यह कि प्रतिरोध का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से किया जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। जब हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान अधिक हो जाता है और समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो आइए हम इसी चीज़ को समझते हैं और इसके व्यंजक को प्रूव करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली इम्पोर्टेंट है, जो 6 नंबर में या 5 नंबर में पूछी जाती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। आज हम इस वीडियो में श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम समांतर क्रम संयोजन को पढ़ लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले जानते हैं प्रतिरोध का संयोजन क्या होता है। तो बात करते हैं कि प्रतिरोध का समूहन या संयोजन एक ही बात हुआ। तो दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़ना ही प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है। अर्थात जब हम किसी परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो वह प्रतिरोध का संयोजन कहला जाएगा। तो बात करते हैं इसके जोड़ने के तरीका का। तो इसके जोड़ने के दो तरीका है। पहला तरीका है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा तरीका होता है समांतर क्रम संयोजन, जिसे पार्श्व क्रम संयोजन भी बोलते हैं। समांतर क्रम संयोजन को हम बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा होता है प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ, अगर हमारे पास इस प्रकार से 3 प्रतिरोध हमने ले लिए, इस प्रकार से हमारे पास 3 प्रतिरोध है, तो पहला प्रतिरोध R1, दूसरा प्रतिरोध R2 और तीसरे प्रतिरोध को हम R3 मानते हैं। पहला प्रतिरोध का पहला सिरा A बिंदु पर, दूसरा सिरा इस B बिंदु पर और तीसरा सिरा इस C बिंदु पर है, और इसका चौथा सिरा जानते हैं कि D बिंदु पर है। अब हम देखें तो पहले प्रतिरोध के लिए B बिंदु दूसरा सिरा, लेकिन दूसरे प्रतिरोध के लिए B बिंदु पहला सिरा होता है। उसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए बिंदु C दूसरा सिरा, जबकि तीसरे प्रतिरोध के लिए बिंदु C पहला सिरा का काम करता है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, अर्थात श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका परिभाषा हम इसको देखकर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला प्रतिरोध अर्थात R1 का दूसरा सिरा और R2 का पहला सिरा, इसी प्रकार R2 का दूसरा सिरा और R3 का पहला सिरा इस बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, देखिएगा दूसरा सिरा किसका, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है किससे, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। ठीक, उसके बाद देखिएगा तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा अर्थात बिंदु C पर, तथा तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, तीसरा प्रतिरोध अर्थात R3 के लिए बिंदु C पहला सिरा है, तो दूसरे का दूसरा सिरा और तीसरे का पहला सिरा जिस बिंदु पर जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार यदि हमारे पास और भी प्रतिरोध होगा और उसको हम आगे बढ़ाकर जोड़ते जाए, अर्थात कुल मिलाकर कहने का मतलब यह हुआ कि अगले प्रतिरोध का पहला सिरा पिछले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार का संयोजन ही श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। तो परिभाषा आप देख चुके हैं कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध का पहले सिरे से जुड़े होते हैं। तो ऐसे प्रतिरोध का ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। फिगर को देखकर आप परिभाषा को समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं श्रेणी क्रम की व्यंजक की। श्रेणी क्रम की व्यंजक हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले एक परिपथ बनाते हैं और उस परिपथ के द्वारा हम इस श्रेणी क्रम के लिए व्यंजक को प्रूव करेंगे। तो इसका जो व्यंजक होता है वो समतुल्य प्रतिरोध अर्थात R=R1 + R2 + R3 प्लस ये बढ़ते जाता है जितना भी प्रतिरोध आप लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इसका फॉर्मूला होता है ये कैसे प्रूव होता है आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परिपथ की। तो परिपथ में देखिएगा
ए और बी के बीच, बिंदु ए और बी के बीच हमने 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 को श्रेणी क्रम में सजा रखा है, अर्थात श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया है। उसके बाद एक V वोल्ट का बैटरी लेते हैं। इस बैटरी का वोल्ट कितना है, अर्थात विभवांतर कितना है, V वोल्ट है। तो V वोल्ट का बैटरी लेते हैं और उस बैटरी को इस परिपथ से लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक एम्पियर जोड़ देते हैं और एक स्विच जोड़ देते हैं, जिसे दाब कुंजी भी कहते हैं। इसे K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एमीटर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़ा रेखा जो होता है वो प्लस को और बैटरी का छोटी रेखा माइनस को दर्शाती है। चूंकि विद्युत धारा की दिशा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर होती है, इसलिए इधर से धारा की दिशा जा रही है, अर्थात धारा प्रवाहित हो रही है। एमीटर का ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। अब देखिएगा, जैसे ही धारा इससे होते हुए फिर से इस तरफ माइनस टर्मिनल पर पहुंचती है, तो हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी श्रेणी क्रम में हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं, हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं और इसी में हम एक एमीटर लगाते हैं, तो एक प्रयोग द्वारा हमें प्राप्त होता है कि इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन में, इस प्रकार के परिपथ में जो धारा प्रवाहित होता है वो धारा हर एक बिंदु पर एक समान होती है। अर्थात परिपथ में चालक के हर एक बिंदु पर, हर जगह पर धारा का मान एक समान रहेगी। लेकिन प्रतिरोध R1, R2 और R3 के लिए, अर्थात तीनों प्रतिरोध के लिए विभवांतर का मान अलग अलग हो जाता है। तो धारा का मान जो एक समान होगा और विभवांतर का मान अलग अलग हो जाने का रीज़न होता है कि विभवांतर प्रतिरोध पर डिपेंड यहाँ पर कर रहा है। क्योंकि धारा यदि समान है, आप ओम के नियम में पढ़ चुके हैं, V बराबर IR। यहाँ से आप देख रहे हैं कि धारा का मान यदि समान कर दिया जाए और प्रतिरोध का मान अलग अलग कर दिया जाए, तो प्रतिरोध के बढ़ाने से वोल्टेज में अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब धारा एक समान प्रवाहित होगा और प्रतिरोध अलग अलग हो जाएगा, तो जिसके कारण इसके बीच, अर्थात प्रतिरोध R1 और R2 तथा R3 के लिए वोल्टेज का मान अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसका व्यंजक किस प्रकार से हमें लिखना है ताकि पूरा नंबर हमें मिल सके। तो आप इस प्रकार का डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम को देख लीजिए। V वोल्ट का बैटरी से हमने चालक तार को कनेक्ट किया। इसी चालक तार में एक एमीटर लगा हुआ है जो धारा को मापती है। इसमें बिंदु A और B के बीच 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ। कैसे पता चल रहा है श्रेणी क्रम में है? तो R1 का दूसरा सिरा R2 के पहले सिरा से जुड़ा हुआ है, R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार के क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और इसका समतुल्य विभव, अर्थात बिंदु A और B के बीच जितने भी प्रतिरोध लगे हुए हैं उन सभी का विभवांतर V है, समतुल्य विभवांतर V है। और R1 का विभवांतर की बात करें तो V1, R2 की बात करें तो V2 और R3 की बात करें तो हमने V3 विभवांतर मान लिया है। ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजक के लिए। तो सबसे पहले इसका भाषा लिख दीजिएगा आप कि माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है जो परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा है। परिपथ में V वोल्ट की बैटरी से धारा I प्रवाहित की जाती है। इतना भाषा आपको लिख देना है इस फिगर को बनाकर। अब आप देख सकते हैं कि हमने बताया आपको कि जब श्रेणी क्रम की बात किया जाए तो चालक तार में या परिपथ में हर बिंदु पर एक समान धारा प्रवाहित होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और वोल्टेज अलग अलग होता है। तो इसी पर यह व्यंजक प्रूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि चूंकि देखिएगा कि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर परिपथ में धारा का मान सभी बिंदु पर एक समान होता है, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर अलग अलग होता है। आप इसी बात को ध्यान में रखिएगा जिससे कि ये पूरा व्यंजक प्रूव हो जाएगा। क्या है कि जब यहाँ समझ लीजिए फिर से कि जो प्रतिरोध है जब वो श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा तो धारा का मान समान होगा और विभवांतर का मान अलग अलग होगा अलग अलग प्रतिरोध के लिए। तो हमने मान लिया है कि माना प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 का क्रमशः विभवांतर V1, V2 तथा V3 हो। क्या माने हैं कि R1, R2 तथा R3 के लिए क्रमशः विभवांतर V1, V2 और V3 हो तो समतुल्य विभवांतर अर्थात V, हमने V वोल्ट के बैटरी से इस परिपथ को कनेक्ट कर रखा है, इसलिए A और B के बीच विभवांतर V है, अर्थात समतुल्य विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। चूँकि V यानी कि विभवांतर एक अदिश राशि है तो अदिश राशि का समतुल्य योग अर्थात अदिश राशि का जो कुल योग होता है वो समतुल्य विभव के बराबर हो जाती है। अर्थात समतुल्य विभव हमारा यानी कि टोटल विभव है V, जो यहाँ पर आकर 3 भागों में बटा है V1, V2 और V3 में। तो यहीं से हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं।
बिल्कुल ही आसान इसका व्यंजक है, आप ध्यान से समझिएगा तो आराम से समझ पाइएगा। देखिए समतुल्य विभव हो गया V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः आप ओम का नियम जानते हैं कि V बराबर IR होता है। ओम के नियम में आप जानते हैं कि V बराबर IR होता है। यदि बात करते हैं हम प्रतिरोध R1 के लिए, बात करते हैं प्रतिरोध R1 के लिए, तो ओम के नियम से R1 के लिए विभवांतर V1 है, इसलिए V1 बराबर I, और प्रतिरोध R1 है तो V1 बराबर IR1 हो जाएगा। उसी प्रकार V2 बराबर IR2 हो जाएगा और V3 बराबर IR3 हो जाएगा। V1 के लिए देखिएगा प्रतिरोध R1 और विभवांतर V1 है, तो यहाँ से आप ओम का नियम लगाइएगा तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 हो जाएगा ओम के नियम से। जहाँ पर V1 रखेंगे और R1 रखेंगे, फिर इसमें V2 R2 रखेंगे। चूँकि धारा का मान समान है तो I सब में रहेगा, धारा का मान एक समान है हर बिंदु पर, इसलिए I चेंज नहीं हुआ है। लेकिन विभवांतर अलग अलग था अलग अलग प्रतिरोध के लिए, तो विभवांतर V1 के लिए प्रतिरोध R1 है तो IR1 हो गया, V2 के लिए प्रतिरोध R2 है तो IR2, V3 के लिए प्रतिरोध R3 है तो V3 IR3 हो गया। अब देखिएगा V1, V2 तथा V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिएगा V1, V2 तथा V3 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 क्या कहता है? समीकरण 1 कहता है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V बराबर V1 का मान है IR1, V2 का मान है IR2 प्लस V3 का मान है IR3। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ने से हमने क्या देखा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये भी वैसे ही है, यहाँ से I तीनों में I कॉमन हो रहा है, तो I हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पर R1 बचा प्लस R2 बचा प्लस R3 बचा, और इसे हम समीकरण 2 मान लिए। अब आप ध्यान से समझिएगा, यदि हमने इस परिपथ में 3 प्रतिरोध लगा रखा है, कितने प्रतिरोध हैं? 3। जब इस 3 प्रतिरोध को हमें करना क्या है कि हम एक ऐसा प्रतिरोध लेंगे जो इस तीनों के योगफल के बराबर हो जाए। हमको करना क्या है कि इस परिपथ में एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ना है जो इन तीनों को हटाकर हम एक प्रतिरोध लगाएंगे जो प्रतिरोध इन तीनों प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा, अर्थात तीनों प्रतिरोध के योग के बराबर हो जाएगा, तो हम उस प्रतिरोध को समतुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तो हम यदि परिपथ के लिए एक ऐसा प्रतिरोध चुनें जो इस तीनों के बराबर हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? तीनों के योग के बराबर हो जाए तो हम इसके लिए कहेंगे परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध R मान लेते हैं। यदि परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम से आपको पता है, यदि इस परिपथ में R1, R2 और R3 तीनों को हटाकर एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं जो इन तीनों के योग के बराबर हो जाए, जिसका मान हमने R माना है, तो इस परिपथ के लिए ओम के नियम से आपको पता है कि ओम के नियम में V बराबर IR होता है, जिसमें वोल्टेज तो V है ही, धारा I प्रवाहित होता है और इधर से रिटर्न भी I हो रहा है। हर एक बिंदु पर धारा का मान I है, वोल्टेज V है और समतुल्य प्रतिरोध R मान लिए हैं, तो ओम के नियम से V बराबर IR हो जाएगा और इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। इसे समीकरण 3 मानते हैं। अब समीकरण 2 और 3 से देखिए, LHS बराबर है अर्थात V और V बराबर है, तो जब LHS बराबर हो जाता है किसी दो समीकरण का तो RHS ऑटोमेटिक यानी अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से देख सकते हैं IR बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 है। देख सकते हैं आप कि IR बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 है। I से I कैंसिल आउट हो गया अर्थात कट गया, या इधर ये गुणम है, इधर आएगा बटाम होगा तो भी ये कट जाएगा, तो I और I आपस में कट गया, तो क्या बचा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही श्रेणी क्रम के लिए समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक है। आप इतना लिख देंगे तो आपको यदि ये 2 नंबर में पूछे तो 2 नंबर फिक्स है, यदि 5 नंबर में पूछे तो 5 नंबर फिक्स है। 5 नंबर में प्रश्न पूछने का तरीका होता है कि प्रतिरोध के संयोजन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषित करें तथा किसी एक संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो आपको पहले प्रतिरोध संयोजन का परिभाषा लिखना है, फिर 2 प्रकार के होते हैं दोनों का परिभाषा लिखना है, और फिर किसी एक के लिए आपको व्यंजक प्रूव करना है। तो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक और उसका परिभाषा क्या होता है। उससे पहले हम इसको थोड़ा सा और जान लेते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जो निकला है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी परिपथ में यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात प्रतिरोध का मान, समतुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए हमें प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में ही जोड़ना पड़ेगा। तो आप यहाँ से एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं कि जो समतुल्य प्रतिरोध का
मान होगा वो प्रत्येक प्रतिरोध, जो प्रतिरोध परिपथ में जुड़ा हुआ है, प्रत्येक प्रतिरोध के मान से अधिक होगा। जो समतुल्य प्रतिरोध, अर्थात मान लीजिए कि यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे एक प्रतिरोध 2 ओम, एक प्रतिरोध 3 ओम और एक प्रतिरोध 4 ओम का परिपथ में जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम का। तो इसका टोटल प्रतिरोध हम श्रेणी क्रम के लिए आर एस से सूचित करते हैं, या सिर्फ आर भी लिखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आर एस बराबर हो जाएगा 2 + 3 + 4 बराबर 4 3 7 2 9 ओम। आप देख सकते हैं कि समतुल्य प्रतिरोध 9 ओम निकला, जो प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक है। 2 से भी अधिक है, 3 से भी अधिक है, 4 से भी अधिक है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि समतुल्य श्रेणी क्रम में जुड़े समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, और आपको ऑप्शन में दे देता है कि प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, प्रत्येक प्रतिरोध से बराबर होता है, नन ऑफ दिस देकर इस टाइप से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो आप लगाइएगा कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध अन्य प्रतिरोध से या प्रत्येक प्रतिरोध से बड़ा होता है। यही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध के मान से बड़ा होता है। तो इस प्रकार हमने श्रेणी क्रम का व्यंजक प्राप्त कर लिया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे अपने कॉपी में लिखकर इसे याद कर सकते हैं। एक बार पढ़िएगा ध्यान से, याद हो जाएगा। तो समांतर क्रम संयोजन को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।